अमेरिका और भारत के बीच ऐसी कोई खास असहजता नहीं है जिससे कुछ समझौता ना होने पर हाय तौबा मचाई जाए। लेकिन न्यूक्लियर डील पर क्या दोनों देश एक कदम आगे बढ़े, इसे लेकर बहस हो रही है कि राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी कार्यकारी शक्ति का इस्तेमाल कर भारतीय परमाणु रिएक्टरों को जांच के प्रावधान से मुक्त कर दिया है। अमेरिका कह रहा है कि भारत के रिएक्टरों की निगरानी करेगा, भारत तैयार नहीं था। यह साफ नहीं है कि अमेरिकी संसद में इस कार्यकारी शक्ति के इस्तेमाल पर क्या प्रतिक्रिया होगी। इसके बदले भारत ने अमेरिका की एक और प्रॉब्लम को दूर करने का आश्वासन दिया है। संसद के कानून के अनुसार दुर्घटना हुई तो मुआवजा सप्लाई करने वाली कंपनियां देंगी। इसकी जगह पर एक बीमा फंड बनाया गया जिसे सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां और सरकार मिलकर पूरा करेंगे। 1500 करोड़ का कोई फंड है। संसद के बनाए इस कानून को भी किसी कार्यकारी शक्ति से हमारे प्रधानमंत्री निरस्त कर सकते हैं या बदल सकते हैं, इसे लेकर यह स्पष्ट नहीं है। यह भी कि संसद में इस डील का कितना स्वागत होगा यह भी देखा जाएगा। उच्च तकनीकी क्षमता वाले देश फ्रांस और जापान जब परमाणु दुर्घटना को नहीं टाल सके तो अमेरिकी कंपनियों के इस दावे पर किसके भरोसे भरोसा कर लें कि ऐसा नहीं होगा। इस जटिल मसले को आप एक झटके में नहीं समझ सकते। मोटा मोटी यह समझिए कि अगर परमाणु दुर्घटना हो जाए तो मुआवजा अमेरिकी कंपनियों से वसूला जाए या भारत सरकार से। लेकिन एक पक्ष यह भी है कि इसकी वजह से परमाणु ऊर्जा के मामले में प्रगति भी नहीं हो रही थी। बीच का कोई रास्ता निकाला जाए या बीच का कोई दूसरा रास्ता भी है जिसे कोई देख नहीं रहा है। भारत के भी तो हित पूरे हुए होंगे इस दौरे में। वैसे दुनिया में न्यूक्लियर एनर्जी के कारोबार में गिरावट आ रही है। फ्रांस ने कानून बनाकर तय किया है कि वो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में आने वाले 2050 तक भीषण कटौती करेगा, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत है और लागत भी बहुत ज्यादा। परमाणु रिएक्टर बेचने वाली वेस्टिंग्स हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ने हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला से कहा है कि भारत में 10 बड़े रिएक्टर बनाने के लिए 50 अरब डॉलर का बिजनेस मिलने की उम्मीद है। कंपनी के सीईओ ने कहा कि वे इस डील की बारीकियों का इंतजार कर रहे हैं, यह देखना चाहते हैं कि जो डील हुई है वो स्वीकार्य है या नहीं। तब भी 8 से 10 साल लग जाएंगे एक रिएक्टर को शुरू होने में। इसलिए भी जरूरी है कि समय से इस मामले में फैसला हो। एकदम से इस दौरे को खारिज कर देना या सिर्फ गुणगान ही करना, दोनों अतिरेक है। मन की बात का प्रसारण मंगलवार को 8 बजे होगा। 26 जनवरी की शाम ताज होटल में अमेरिका और भारत की कंपनियों के सीईओ को दोनों प्रमुखों ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीतियों की निरंतरता बहुत जरूरी है। हमारा फोकस इस बात पर है कि भारतीयों की क्रय शक्ति बढ़े, तभी हम बाहर से आयात कर सकते हैं। इसके लिए बुनियादी क्षेत्र में निवेश से पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। कहा कि जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी जिम्मेदारी और निगरानी मैं खुद करूंगा। ओबामा ने कहा कि अमेरिकी कंपनियां देखना चाहती हैं कि भारतीय टैक्स सिस्टम में कितनी सरलता आती है। ओबामा ने कहा कि विकास आप सिर्फ बैलेंस शीट और जीडीपी से नहीं नाप सकते। अच्छा, चुनाव में तो ऐसा नहीं कहते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्रगति का मतलब हमेशा शांति नहीं है। स्मार्ट सिटी और स्मार्टफोन के बाद आज स्मार्ट रेगुलेशन भी लॉन्च हो गया। ओबामा ने कहा कि मैं और प्रधानमंत्री मोदी स्मार्ट रेगुलेशन के पक्ष में हैं। ओबामा ने कहा कि इस दौरे में सिंबल है और सब्सटेंस भी। सिंबल माने प्रतीक और सब्सटेंस मतलब हुआ कि बहुत कुछ हुआ भी है। चीन इस दौरे को अलग नजरिए से देख रहा है। वो कह रहा है कि कुछ खास नहीं हुआ, पर यह भी कह रहा है कि पाकिस्तान हमारा ऐसा दोस्त है जिसका कोई विकल्प नहीं। इसका मतलब है कि चीन में इस यात्रा को लेकर कुछ छटपटाहट तो है। वर्किंग गणतंत्र दिवस हो गया। न्यूक्लियर डील के डिटेल आते ही होंगे पब्लिक में, लेकिन दोनों देश करीब तो आ ही गए हैं। फोटो और वीडियो से भी तो कुछ डिटेल निकल ही सकता है। प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हैं सी उदय भास्कर साहब, निदेशक सीपीएस, सुधांशु त्रिवेदी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अजय कुमार प्रवक्ता कांग्रेस, नीलोत्पल बसु नेता सीपीएम। सुधांशु जी, आपसे पहले आता हूं। फ्रांस, मैं न्यूक्लियर पर एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कहा गया है कि इसके उत्पादन में काफी कटौती होती जा रही है और जो 338 रिएक्टर हैं उसमें से करीब करीब 50 रिएक्टर अब उत्पादन ऐसा नहीं कर रहे हैं। और फ्रांस एक ऐसा देश है जिसने अब कानून बनाया है कि वो परमाणु ऊर्जा जो भी वो ऊर्जा उत्पादित करता है उसका 75% परमाणु ऊर्जा से आता है, तो वो 2050 तक कटौती करेगा। हम क्यों इस न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ा चढ़ाकर एक कामयाबी के रूप में पेश कर रहे हैं? एक, और अगर कोई ऐसी डील हुई है तो 2 भाषण मैं देख रहा था आज भी, इतने बड़े व्यापारियों के बीच में, कारोबारियों के बीच में भी शायद इसका जिक्र नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये डील हुई भी है या हम ही लोग इस डील को लेकर डील कर रहे हैं? सुधांशु जी, 2 सवाल हैं आपसे। पहली बात तो स्पष्ट होगी कि विदेश सचिव ने कल यह स्पष्ट कर दिया है कि द डील इज डन। तो इसका अर्थ यह हो गया कि डील हो चुकी है। दूसरी बात जो आपने कहा कि परमाणु ऊर्जा को लेकर अत्यधिक
उत्साह किया जा रहा है, हाँ। और वो उत्साह कहीं अव्यवहारिक ना हो, तो इस पर हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि न्यूक्लियर डील की जो अवधारणा थी वो पिछली एनडीए सरकार के टाइम में आई, हाँ। यूपीए सरकार ने उसको पुश किया, और आज वो एनडीए सरकार के दोबारा एनडीए सरकार आने पर ही वो फाइनल अपने शेप में आ रही है। तो हमारी तरफ से कोई अभी कभी इसको कोई बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया गया कि साहब एकदम संकट समाप्त हो जाएगा और सारी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हाँ, इसमें एक व्यवहारिक बात थी कि जितना हमारे पास जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसमें से जितना हम यूज कर सकें एनर्जी के लिए, जो ये बाहर से यदि हमें मिलेगा तो हम अपने न्यूक्लियर फ्यूल को अपनी एटॉमिक क्षमता बनाने के लिए, न्यूक्लियर डिटरेंट के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सुधांशु जी, अब जहां तक आपने ये लाइबिलिटी क्लॉज की बात कही, ये फुकुशिमा की घटना के बाद ये लाइबिलिटी क्लॉज का विषय आया था, और ये 500 करोड़ रुपए शुरू में रखा गया था, बाद में 1500 करोड़ बढ़ाया गया। उसमें विपक्ष के रूप में भाजपा के विरोध का भी एक प्रमुख कारण रहा था। इसमें एक टेक्निकल बात यह आ रही थी कि जो फ्रांस की कंपनियां थी और जो रूस की कंपनियां थी, उनकी वो सरकारी कंपनियां थी, तो जो सोल गारंटर बनना था 1500 करोड़ रुपए का, तो गवर्नमेंट के लिए आसान था। अमेरिकी कंपनियां चूंकि प्राइवेट थी तो उनके लिए 1500 करोड़ रुपए की सोवन गारंटी देना मुश्किल था। उसका एक रास्ता निकाला गया है, एक इंश्योरेंस पूल बनाकर, ताकि कंपनियों का एक साझा दे रहे हैं। और हम भारत सरकार जब पहले बनाया गया था, नहीं सर, एक सेकंड रुपए का ही जो डिसाइडेड था उतना ही कंपनसेशन। एक आदमी ने कहा कि डील इज डन, प्रधानमंत्री कह रहे कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो रिचर्ड वर्मा हैं, भारत में अमेरिका के राजदूत, वो उन्होंने कहा है कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि जो भी मतभेद हैं लायबिलिटी ऑफ सप्लायर, जो वहां के जो सप्लायर्स हैं उसको लेकर, हम उसको दूर करेंगे। तो ये समझौता है या इस बात पर सहमति है कि मतभेद दूर किए जाएंगे? देखिए, पहले डील में यह बात हुई थी कि सप्लायर के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, मगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कौन करेगा? नहीं, ज्यादा बड़ी समस्या ये थी, ये कोई डील है जो डन हुई है था कि अगर आप हमको सप्लायर मानते हैं और एक बात दायित्व हम पे फिक्स करते हैं तो सोवरेन गारंटी हमको देनी पड़ेगी, और चूंकि वो प्राइवेट कंपनियां थी इसलिए उनको बहुत बड़ी समस्या। देखिए सुधांशु जी, मैं एक बात जानना चाहता हूं, क्या ये डील हुई है? अगर हुई है तो क्या ये मौका, मैं ये समझ रहा था कि इतनी बातें प्रधानमंत्री ने जब बिजनेस हेड के को संबोधित किया, तो ये एक अगर डील होती तो ये एक बहुत बड़ा मौका होता उनके लिए भी ये बताने का कि हमने आज एक बड़ी शुरुआत कर दिया इस दौरे के साथ। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये डील हुई है क्या, क्योंकि उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया। इतनी बड़ी अगर घटना हो जाए तो वो अपने आखिरी और साथ में जो जब बिजनेस हेड बैठे हो तो वहां तो इसका जिक्र कर ही सकते थे। इसलिए मैं पूछ रहा हूं, क्या डील डन हुई है या नहीं हुई है? देखिए, वैसे तो न्यूक्लियर डील बहुत ही टेक्निकल मुद्दा है, जिसमें वैज्ञानिक तकनीकी से लेके और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति तक सभी प्रकार के विषय हैं। परंतु मैं ये अभी उसके टेक्निकल डिटेल्स तो पब्लिक डोमेन में है नहीं, मगर यदि विदेश सचिव ने कहा है कि डील इज डन, तो हम ये मान के चलते हैं कि मुद्दों पर सहमति बन गई होगी। जैसे ट्रैकिंग क्लॉज, उसमें एक मुद्दा था, यदि उस विषय के ऊपर अमेरिका भारतीय नियमों के अंतर्गत ही काम करने को तैयार है, जैसा संकेत मिला है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो न्यूक्लियर मटेरियल आएगा वो एक किस न्यूक्लियर रिएक्टर में जा रहा है, कब यूज हुआ, यूज होने के बाद कितना रेजिड्यू बना, इस हर चीज का मुआयना अमेरिकी एजेंसी द्वारा करने की जो शर्त थी वह यदि समाप्त होती है तो वो फिर एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो। मुझे लगता तब उस स्थिति में डील होने में कोई समस्या नहीं होगी। मतलब दर्शक दो बातों का ध्यान रखें कि परमाणु 2000 से परमाणु ऊर्जा की यह प्रक्रिया चल रही है, इसका उत्पादन होने में भी 10-8 साल लग जाएंगे अगर ये डील हो गई है तो। लेकिन कोई भी ऐसा स्पष्ट औपचारिक बयान नहीं आया है विदेश सचिव के अलावा प्रमुखों के द्वारा कि ये डील हुई है, जहां तक मुझे समझ में आया। अजय, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मान लीजिए कि हुई है तो ये तो आप लोग भी चाहते थे, है ना? ये प्रक्रिया अगर 2000 में शुरू हुई थी तो ये भी आगे आप बढ़ा रहे थे, है ना? तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि अगर आप आज सरकार में होते तो क्या आप ऐसा नहीं करते? और कल को जब बीजेपी इसको लेके संसद में जाएगी तो राज्यसभा में आप ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक से, अमेरिका आजकल हिंदी ट्रांसलेशन भी करता है अंग्रेजी में। हाँ, देखिए रवीश जी, पहली बात यह है कि सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट में इस डील को रोकने में पूरा प्रयास किया था। उसके बाद जब तक और जब रवि जी लगातार एको आ रहा है आपकी आवाज में। मैं तो चुप हूं। अच्छा ठीक है।
तो समस्या ठीक है रवि जी, तो समस्या क्या है कि रशिया और रूस, फ्रांस और रशिया ने यह मान लिया बात, लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इतनी इच्छुक है कि इस अमेरिका और अमेरिका के बिजनेस को खुश करने में, आप देख लीजिए फुकुशिमा वाला घटना को देख लीजिए। फुकुशिमा वाला घटना में $20 बिलियन के आसपास का लागत लगा था जापान को, और जिस तरह से लोगों के बीच में जनता त्रस्त हुई थी, तो इसीलिए ये नियम यूपीए सरकार ने लाया था कि जो सॉवरेन ये जो देयर इज नो लिमिट फॉर द लायबिलिटी का कोई भी सीमा आप तय नहीं कर सकते हैं। और लोग कहते हैं कि परमाणु ऊर्जा अति आवश्यक है, लेकिन आप देख लीजिए चेरनोबिल देख लीजिए, फुकुशिमा देख लीजिए, अन्य घटना देख लीजिए, तो ये अनिवार्य है कि आप सुनिश्चित कर ले कि देश के नागरिक सुरक्षित रहें। तो और दूसरी बात है, जहां तक डील की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचार में सब नंबर 1 है। तो फॉरेन सेक्रेटरी ने यह कहा था कि हम लोग अच्छे प्रोग्रेस, वी हैव मेड गुड प्रोग्रेस ऑन द न्यूक्लियर डील। इतना ही उनकी जो हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, तो हमको जो जितनी अंग्रेजी समझ में आता है उसमें तो हमको तो यही सुनाई दिया। अब भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं कि हम लोग ने डील कर दिया, लेकिन इस डील का खतरा क्या है कि फ्रांस और रूस ने मान लिया बात, तो आप अमेरिका को खुश करने में इतने क्यों पड़े हुए हैं? और दूसरी बात है कि फुकुशिमा वाले घटना, चेरनोबिल वाले घटना, आप मेरा एक सवाल है, आपने ये फुकुशिमा की घटना का जो जिक्र आप कर रहे हैं, आप ये जापान की जो घटना का आप जो जिक्र कर रहे हैं, उसी संदर्भ में आपसे एक सवाल है कि आप भी तो हिंदुस्तान में जब आपकी सरकार शासन कर रही थी, तो वो भी तो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करना चाहती है। कानून से दुर्घटना रोक लीजिएगा। वो तो उच्च तकनीकी क्षमता वाले देश हैं, वो तो नहीं रोक सके। ये तो मुआवजे की बात है ना। तो आपका क्या रुख है इस उत्पादन पे? उत्पादन को लेकर आपका बीजेपी से क्या अलग रुख है? क्या आप दोनों इस देश को बता रहे हैं कि फ्रांस में या चीन या जापान में परमाणु ऊर्जा को लेकर एक तरह से पुनर्विचार चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्या वो जनमत का हिस्सा बन रहा है या सब कुछ स्लोगन है? रवि जी, पहली बात है कि अगर देश ने अपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता समझा है, लेकिन हम लोग ने, यूपीए सरकार ने सुनिश्चित किया है कि लिमिट ऑफ लायबिलिटी का सीमा हम लोग ने तय नहीं किया है। क्योंकि देखिए, अगर आप और देश के विशेषज्ञ और सब लोग तय करते कि एनर्जी सिक्योरिटी क्रिटिकल है, उसमें न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है जी, तो आप उसको, और उस आधार पर अगर आपको सुनिश्चित करना है कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन देश के नागरिक को मिले, जैसे भोपाल वाला ट्रेजेडी को आप देख लीजिए, वहां पर उस तरह का कानून का प्रावधान नहीं था। तो जितना भी एनर्जी एक्सीडेंट्स उदाहरण मत दीजिए, क्योंकि तो उस मामले में आपकी सरकार का भी रोल बहुत खराब है लोगों को मुआवजा देने में। और इसलिए कह रहा हूं, हाँ, वो भोपाल गैस पीड़ित वाले बड़ा ये प्रोग्राम देखते हैं, वो और दुखी हो जाएंगे मेरा प्रोग्राम देख के, प्लीज। हाँ, नहीं रवि जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस घटना के बाद हम सब लोग को एक लेसन मिल चुका है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लोगों की सुरक्षा के लिए अगर आप अगर परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है, तो आप किस तरह से सुनिश्चित करेंगे कि किस तरह से प्रोटेक्शन के लिए, और एक आर्थिक सुरक्षा एक तरीका है, इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है। और अमेरिकन कंपनी को खुश करना, क्योंकि रशिया और फ्रांस की कंपनी तो इस कानून को मानने को तैयार है। और दूसरी बात है, भारत सरकार वर्तमान में किसी तरह से उस कानून पर समझौता करने के लिए क्षमता नहीं रखती है। ठीक है, ठीक है भास्कर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, हम देश में बिजली का उत्पादन करना चाहते हैं और कई तरह के ऊर्जा प्रावधानों पर हम बात कर रहे हैं। क्या न्यूक्लियर डील के संदर्भ में आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जिससे हमारे दर्शकों को बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ, इस दिशा में कुछ हुआ है, ये परमाणु ऊर्जा उनके हित में है और कंपनियां दोनों देशों में इतना कुछ हुआ है कि उसके चश्मे से अगर हम देखें तो यात्रा बहुत कामयाब है? हालांकि उसमें बहुत कुछ हुआ है, हम उसके बाद आएंगे, लेकिन इसके चश्मे से अगर देखें तो। हाँ साहब, जहां तक ओबामा साहब की यात्रा है और ये जो परमाणु मुद्दा है, विश्लेषक के दृष्टिकोण से मैं यही कहूँगा कि ये जो बार बार हम इस शब्दकोश का जो प्रयोग कर रहे हैं कि न्यूक्लियर डील हो गया है, वो शायद थोड़ा गलत है मेरे अर्थात में। अच्छा, कारण ये कि भारत और अमेरिका के बीच में भारी जो न्यूक्लियर डील है, बार बार जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि इट्स अ बिग डील, वो 2008 में हुआ था
जबकि मनमोहन सिंह साहब हमारे प्रधानमंत्री थे और वहां पे जॉर्ज बुश साहब ने, दोनों ने एक प्रकार से दावा करके लास्ट मिनट पे वहां पे उन्होंने अपना 1, 2, 3 का जो एग्रीमेंट है वो पूरा किया, अमेरिका के कानून में बदलाव लाए और भारत को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से एक प्रकार का एक्सेप्शनल स्टेटस जो है भारत के लिए वो उन्होंने मंजूरी ली। और उससे हम कह सकते हैं कि भारत की जो करीब 3-4 दशकों से जो न्यूक्लियर आइसोलेशन था, हम एक प्रकार से अछूत बन गए थे परमाणु जो कम्युनिटी में, वो दूर हुआ। मेरी राय में वो सबसे बड़ा डील था। उसके बाद ये जो है, मैं खत्म करूं, कि ये एक समझौता था भारत और अमेरिका के बीच में कि व्यापार हो सकता है, परंतु 6 साल तक व्यापार नहीं हुआ क्योंकि इन 2 मुख्य बिंदुओं के ऊपर एक रुकावट आ गया था। अमेरिका के कंपनियों के तरफ से यह लायबिलिटी वाला क्लॉज सप्लायर ऑपरेटर के बीच में, आप सब जानते हैं। ठीक है। हमारे तरफ से ये इंस्पेक्शन का क्लॉज जो कि अमेरिका के शब्दकोश में फ्लैग राइट्स इन परपेचुइटी कहते हैं, अर्थात ये कि अगर भारत ने कोई भी अमेरिकन रिएक्टर अगर हम उनसे प्राप्त करते हैं तो पूरी सामग्री के ऊपर लाइफ टाइम के लिए, चाहे मटेरियल हो या सामग्री, वो जब मर्जी उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जो भारत ने कहा कि यह हमारी परमाणु सॉवरेनिटी, न्यूक्लियर सॉवरेनिटी का उल्लंघन है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैं आज कल से यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, मौका नहीं मिला। अच्छा। कि जो हुआ है, एक रोड ब्लॉक जो है वो हट गया है पॉलिटिकल स्तर पे। ओबामा साहब ने अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा भारत का जो प्रपोजल है कि IAEA के आधारित वही करेंगे, वो हम स्वीकार करेंगे। ठीक है। भारत ने कहा कि जहां तक आपकी सप्लायर्स की जो चिंता है उसको दूर करने के लिए हम इंश्योरेंस पूल बनाएंगे। 750 करोड़ की बात हो रही है और भारत के सरकार के तरफ से जो ऑपरेटर होंगे वो 750 और लेंगे, तो उनको वो हल करने की साहब, मेरा एक सवाल है कि जब ये 2 शिखर पुरुष मिलते हैं राष्ट्राध्यक्ष, तो ऐसा तो नहीं कि इंट्रोडक्शन पर ही समझौता हो जाता होगा, पूरा एक डिटेल वर्कआउट होता होगा। तो जो भी समझौता हुआ होगा वो पहले वर्कआउट किए गए डिटेल के आधार पर हुआ होगा। तो जब आप इसकी कामयाबी पब्लिक में भुना रहे हैं तो इसकी डिटेल क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि शायद इन्होंने किया नहीं, ये डिटेल पूरे नहीं हुए हैं। जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस पूल है हमारे तरफ से या अमेरिका के तरफ से जो उन्होंने स्वीकार किया है IAEA का, दोनों देशों को अभी वापस जाके 3 मीटिंग तो लंदन में हुई हैं। ठीक है। उसी के बाद उन्होंने कहा, जैसे कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, भारत के योजक ने यही कहा कि इंश्योरेंस समय हम ब्रेक के बाद भी करेंगे, नहीं आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट की जो डिटेल्स हैं, जो कमर्शियल पार्ट है, ये अभी पूरे हो जाएंगे और वापस इसको अमेरिका भेजेंगे और उनकी जो कंपनियां हैं वो अपने सरकार के साथ बतिया के बात करके वो। मेरा एक सवाल है, दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की डील की परिस्थिति में ऐसा किया गया है कि इंश्योरेंस वहां की सरकार देगी, सप्लाई कोई और देश करेगा, ऐसा कहीं हुआ है? जहां तक मेरा जानकारी है, जो भी व्यापार अभी तक हुआ है अंतरराष्ट्रीय, जो इस वक्त प्रिंसिपल्स हैं, वो लायबिलिटी जो है ऑपरेटर के ऊपर रखते हैं। अच्छा, तो ये पहली ये आपकी जानकारी में ऑपरेटर के ऊपर, ऑपरेटर जो सप्लाई करे, नियम है, सप्लायर के ऊपर नहीं होता है, जो ऑपरेट करे के ऊपर। ये पहली बार है कि भारत, जैसे बताया जा रहा है, फुकुशिमा के बाद स्वाभाविक है कि हमारे देश में काफी चिंता पैदा हुआ है। पूरे विश्व में भी इस वक्त न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ा समीक्षा हो रहा है। कई देश न्यूक्लियर एनर्जी से वापस हट रहे हैं क्योंकि उसका जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी काफी भारी है। और जर्मनी की जो बड़ी न्यूक्लियर कंपनी है उसको घाटा हुआ है, मतलब पहली बार इतना। और वो कह रहे हैं कि देखिए, हमारे देश में शायद इसके ऊपर हमने इतना ध्यान नहीं दिया है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है किसी भी रिएक्टर में, उसको सही प्रकार से संभालना ये बहुत एक भारी चुनौती है। हम वहां तक पहुंचे भी नहीं हैं। ठीक है। तो इसलिए भारत अमेरिका के बीच में जो हम बात भी कर रहे हैं कमर्शलाइजेशन के बारे में, ये अपने आप मैं कहूंगा कि ये एक सुई जेनरिस है, यानी कि ये एक बिल्कुल स्टैंड अलोन पोटेंशियल एग्रीमेंट है कि एक देश कह रहा है कि हमारे कानून के मुताबिक, बड़ी बात है जी, सप्लायर को भी जिम्मेदारी जो है निभाना पड़ेगा। ये एक नया हम ढांचा बना रहे हैं। ठीक है। नीलोत्पल जी, आप हम लोग बात कर रहे थे न्यूक्लियर डील के बारे में, तो अब कई तरह के पहलू सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी CPM के होने के नाते एक वैचारिक स्थिति से भी
एक अमेरिका विरोधी स्थिति पर जमीन पर आप लोग होते हैं। पर इस डील के अलावा मैं ये जानना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं उनको करीब लाने का यही सब तो तरीका है कि मिला जाए, बात किया जाए, मिस्टर प्रेसिडेंट की जगह बराक कहा जाए। मुझे तो अच्छा लगा बराक कहना। नहीं, ये तो आप हंसी मजाक में जरूर कह सकते हैं। हाँ। लेकिन इसमें कुछ गंभीर मुद्दे हैं। हाँ। मैं आने के बाद मैं अजय जी को सुन रहा था। हाँ। देखिए, ये जो न्यूक्लियर डील हुआ था, और उदय भास्कर जी ठीक बोले हैं कि डील हुआ था 2008 में, और उस समय ये सवाल का कोई निराकरण नहीं हुआ कि हमारे देश के अंदर जो थर्मोन्यूक्लियर पावर हमें मिलते हैं, अगर हम इंपोर्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर और यूरेनियम भी हम अगर इंपोर्ट करते हैं, तो एक पावर यूनिट का जो 3 गुना दाम होगा, उसके लिए कौन भुगतान करेगा? तो ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा। इसी तरह से 90s के अर्ली आपका पुराना अनुभव है, ये एनरॉन लेके भी यही सवाल छेड़ा गया था, और हम देखा कि उस जो समझौता हुई थी उस हमारे बिजली क्षेत्र के लिए वो कितना घातक हुआ। दूसरी सवाल ये है कि ये बताया गया था बिना वो जो अंतर्राष्ट्रीय जो है मतलब संधि में, उसमें जो शर्त है उसको अलग रखते हुए अलग से भारत के लिए व्यवस्था होगा। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा है कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप से इंडिया के ऊपर फिर दबाव आया कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इंडिया साइन करे। तीसरी बात है कि 2008 के बाद जो फुकुशिमा डाइची के बाद अंतर्राष्ट्रीय जो बीमा उद्योग है, उन्होंने न्यूक्लियर जो इंडस्ट्री है उनको बोल दिया कि ये इतना ज्यादा रिस्क हो गया, क्योंकि आप जानते हैं प्रीमियम का जो मात्रा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए, इस जो एक रुकावट है ना, इस रुकावट की वजह से कोई प्रगति भी तो नहीं हो रही है। आज प्रगति कैसे होगी? 56 इंच लेके तो आप प्रगति नहीं कर सकता है। आप लोगों को बता सकते हैं कि हमारा 56 इंच है, लेकिन असलियत है आपका 28 इंच है। और आप जैसे ही दबाव पड़ा, जो बीजेपी के नेता लोग, आपको याद होगा पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट्री कमेटी जब रिकमेंडेशन किया, पिछले दरवाजा से कांग्रेस सरकार उसको तोड़ मरोड़ करने का कोशिश किया। बीजेपी और दूसरे ऑपोजिशन एक साथ वो लड़ाई किया, क्योंकि ये जो रिस्क है, ये रिस्क बढ़ने के वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो इसको अंडरराइट करने से इनकार कर दिया।